Hello everyone. So today date is 1st February and 2024. We are going to solve some PYQs of evolution chapter of class 12th biology. तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से. From his experiments, S.L. Myler produced amino acid by mixing the following in a closed flask. यहाँ पे हमसे S.L. Myler के एक्सपेरिमेंट के बारे में क्वेश्चन किया गया है. उससे पहले हम इवोल्यूशन को थोड़ा सा समझेंगे, इसके बेसिक्स क्लियर करेंगे एज यूजुअल. चैप्टर का नाम हमारे पास यहाँ पे क्या है? इवोल्यूशन. इवोल्यूशन का मतलब होता है एक्ट ऑफ अनफोल्डिंग. यानी कि मैं यहाँ पे आपको अकॉर्डिंग टू मतलब डार्विन की थ्योरी के अनुसार बताती हूँ. अकॉर्डिंग टू डार्विन, चेंजेस इन genetic composition of population, genetic composition of population. देखो डार्विन ने क्या थ्योरी दी थी इवोल्यूशन के ऊपर कि जो भी जेनेटिक कंपोजिशन हमारा होता है उसमें जब चेंजेस आते हैं किसी भी ओवरऑल पॉपुलेशन के तो उसको बोलते हैं इवोल्यूशन. यानी कि दूसरा इसका हम बोल सकते हैं डिसेंट विद मॉडिफिकेशन. डिसेंट किन्हें बोलते हैं? कौन होते हैं? ये जो हमारे पूर्वज वगैरह होते हैं उनको बोलते हैं हम. तो विद मॉडिफिकेशन, ठीक है, उनमें जो भी मॉडिफिकेशंस वगैरह हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है, डिसेंट विद मॉडिफिकेशंस. उसके बाद यहाँ पे ये तो था इसका बिल्कुल बेसिक. ये बस इवोल्यूशन की मेरे को डेफिनेशन आपको बतानी थी. बहुत सारी इवोल्यूशन में थ्योरीज दी गई, बहुत सारे साइंटिस्ट के द्वारा ये दी गई थी. यहाँ पे क्वेश्चन में मतलब जिस भी हिसाब से देखो, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मैं आपको कोई एक कंसेप्ट है वो पूरा मैंने अगर आपको समझा दिया तो उसी के ऊपर क्वेश्चन है. ये यहाँ पे बहुत छोटी छोटी चीजें हैं तो मैं ऐसे आपको नहीं समझा सकती पूरा. जिस भी हिसाब से हमारे पास PYQ आएगा उस हिसाब से मैं आपको चीजें समझाती चलूंगी, ठीक है. तो हमारे पास यहाँ पे जो है एक्सपेरिमेंट, कौन से किसके एक्सपेरिमेंट की बात कर रखी है? यूरे एंड माइलर एक्सपेरिमेंट, जो कि इन्होंने 1953 में किया था दोनों ने. इसका दूसरा नाम क्या होता है? साइमुलेशन एक्सपेरिमेंट भी हम इन्हें बोल सकते हैं. साइमुलेशन एक्सपेरिमेंट भी इसको बोला जा सकता है, ठीक है. तो ये क्या थे? यूरे की अगर मैं बात करूं तो ये क्या थे? एक एस्ट्रोनॉमर थे. माइलर की अगर मैं बात करूं ये क्या थे? एक बायोकेमिस्ट थे, ठीक है. तो इन दोनों ने जो है स्पार्क एंड डिस्चार्ज अपैरेटस का यूज किया था, जिसमें किसकी कितनी रेशियो थी? CH4 यानी मीथेन था, NH3 था अमाइन और H2 हाइड्रोजन था. 2:1:2 में ये मतलब इनका ऐसा कंपोजिशन रहा था. अकॉर्डिंग टू दिस मतलब इनके अनुसार जो कलेक्टेड रॉ मटेरियल यानी कि जो वाटर वेपर थे H2 NH3 प्लस CH3 ये सब थे. 800 डिग्री सेल्सियस पे 18 दिन तक इन्होंने रेड लिक्विड मतलब कि रेड लिक्विड इन्होंने क्या किया था? ऑब्जर्व किया था. अब रेड लिक्विड से क्या मतलब? यहाँ पे RED मतलब यहाँ पे मैंने एक जो है इसमें 3 हमारे पास थे. एलेनिन मतलब AAG, आग से आप इसको याद रख सकते हो. एज अ ट्रिक मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 3A, यानी कि A से क्या? एलेनाइन, दूसरे A से एस्पार्टिक एसिड और G से क्या मतलब है यहाँ पे? ग्लाइसिन, ठीक है. और ये क्या है? अमाइनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड से एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड. और पेप्टाइड बॉन्ड क्या बनाते हैं? ऑब्वियसली प्रोटीन, लीड्स टू प्रोटीन फॉर्मेशन, ठीक है. तो ये क्या था? साइमुलेशन एक्सपेरिमेंट हम इसको बोल सकते हैं, यानी कि माइलर एंड यूरे एक्सपेरिमेंट. तो अब क्वेश्चन को सोल्व करते. देखो क्वेश्चन सोल्व करने से अब ये चीज समझ आएगी हमें. तो क्या आएगा इसमें करेक्ट हमारे पास? फ्रॉम हिज एक्सपेरिमेंट एसएल माइलर प्रोड्यूस्ड अमाइनो एसिड, उन्होंने प्रोड्यूस किया था बाय मिक्सिंग द फॉलोइंग. मतलब कौन किस को मिक्स किया था? यानी कि रॉ मटेरियल जो कि अभी मैंने आपको बताया था एक क्लोज्ड फ्लास्क में. और कितने डिग्री पे? सबसे पहले तो ये देख लो यहाँ पे हमने 600 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था ही नहीं, तो सेकंड और थर्ड तो ऐसे एलिमिनेट हो गए, ठीक है. आपको अगर ये भी याद रहता तो 2 तो आप इजिली ऐसे एलिमिनेट कर सकते थे. उसके बाद यहाँ पे देखो CH3 H2 NH4, ये यहाँ पे गलत है हमारे पास. CH3 नहीं CH4 था और NH4 नहीं NH3 था. यानी कि A भी गलत, B भी गलत और C भी गलत, यानी कि D ऑप्शन हमारे पास इसका क्या होगा? करेक्ट होगा.
दोबारा से थोड़ा वर्बली सुन लो। 1953 में एसल माइलर जो कि एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या क्रिएट किया था, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज एक क्लोज्ड फ्लास्क में वो क्या किया, क्रिएट किया, ठीक है, जो क्या कंटेन कर रहा था, CH4 H2NH3 और वाटर वेपर 800 डिग्री सेल्सियस पे। माइलर यूर एक्सपेरिमेंट की अगर मैं बात करूं, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने प्रोवाइड किया था पहला एविडेंस कि जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि लाइफ के लिए नीडेड होते हैं वो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट से भी बन सकते हैं। जैसे ये मतलब इनऑर्गेनिक कंपोनेंट थे। कुछ साइंटिस्ट ने जो है इस मतलब सपोर्ट द RNA वर्ल्ड की जो हाइपोथेसिस थी उसको सपोर्ट किया, जिसका मतलब क्या था कि जो फर्स्ट लाइफ थी जो हमारे जो है अर्थ पे, वो क्या थी, सेल्फ रेप्लिकेटिंग RNA थी। ठीक है, मतलब तब ये माना जा रहा था, ये मतलब कि एक्सपेरिमेंट की सीरीज चल रही थी पूरा, ठीक है, कि भाई कैसे क्या हुआ था क्या नहीं, मतलब बहुत सारे वो साइंटिस्ट, बोटेनिस्ट, बायोलॉजिस्ट अपने अलग अलग जो है थ्योरीज आगे रख रहे थे। नेक्स्ट हमारे पास है फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन्स एंड डॉल्फिन्स आर एग्जांपल ऑफ। जो फ्लिपर होते हैं पेंगुइन्स के और डॉल्फिन्स के, वो किसके एग्जांपल होते हैं। उससे पहले मैं आपको ये टॉपिक समझाने वाली हूँ, ठीक है। ये मतलब इस चैप्टर में अगर मैं ये कहूँ कि मोस्ट इंपोर्टेंट की अगर बात हम कर सकते हैं तो यही टॉपिक होते हैं। इसमें कन्वर्जेंट हो गया, डाइवर्जेंट वगैरह, ये चीजें समझनी बहुत जरूरी है, ठीक है। काफी सारे क्वेश्चन आपको इसमें मतलब इसी से रिगार्डिंग देखने को मिल जाएंगे। इस टॉपिक का नाम होता है, एक मिनट, कंपैरेटिव एनाटॉमी, ठीक है। सबसे पहले इसमें हम समझेंगे होमोलोगस। होमोलोगस का मतलब क्या होता है। होमोलोगस वो होते हैं जिनका ओरिजिन तो सेम हो, ओरिजिन सेम है लेकिन फंक्शन डिफरेंट हो। फंक्शन क्या हो, डिफरेंट हो। ओरिजिन सेम है, फंक्शन डिफरेंट है। एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे ले सकते हैं हम फोर लिम्स ऑफ, बाकी आपके एनसीईआरटी की बुक में जो मतलब अपने एग्जाम्पल वगैरह जिस भी अनुसार दे रखे हैं वो आपको याद रखनी है। एग्जाम्पल से इस कंसेप्ट पे टॉपिक काफी मतलब इस कंसेप्ट से रिलेटेड जितने भी एग्जांपल्स वगैरह होते हैं काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एग्जांपल की बात करें इसमें क्या आएगा, फोर लिम्स किसके, टेट्रापोडा के। यानी कि यहाँ ऐसे याद रखो, ओरिजिन तो सेम है, फंक्शन डिफरेंट होंगे। जैसे कि F1 हो गया, ये F2, ये F3, ये F4, मतलब फंक्शन डिफरेंट होंगे। और इसका दूसरा मतलब इसको ही होमोलोगस को हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन भी बोलते हैं। याद रखोगे होमोलोगस और डाइवर्जेंट दोनों एक ही चीज है, एक ही उसके लिए मतलब कंटेक्स्ट के लिए इनको यूज किया गया है। कंफ्यूजन यही होती है। अभी तो ऐसा लगेगा कि हमें बहुत इजी है, मतलब ये है ही क्या इसमें, लेकिन जब क्वेश्चन सोल्व करने लगते हैं तो फिर कंफ्यूजन हो जाते हैं कि हिट्रोलोगस डाइवर्जेंट में था, कन्वर्जेंट में था, होमोलोगस किस में था, डाइवर्जेंट के लिए होमोलोगस था, मतलब हिट्रो था, या फिर कौन से के एग्जाम्पल कौन से थे। तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगी। और ये क्योंकि इसमें याद रखने वाली चीजें हैं तो कंफ्यूजन होना जो है ऑब्वियस है, तो आप इसको अच्छे से याद रखें। दूसरा हम बात करेंगे एनालोगस की। अभी होमोलोगस की बात करें, दूसरा अगर मैं बात करूं एनालोगस ऑर्गन्स की, उसका जस्ट अपोजिट। इसमें ऑर्गन वो ओरिजिन जो है वो तो डिफरेंट होता है, फंक्शन क्या होते हैं, सेम होते हैं। ओरिजिन डिफरेंट होगा, फंक्शन सेम होगा। जैसे कि मैं एग्जांपल आपको देती हूं, विंग ऑफ बर्ड, विंग ऑफ बैट एंड विंग ऑफ बटरफ्लाई। तीनों का ओरिजिन डिफरेंट हुआ है भाई, ठीक है। बर्ड का अलग है, बैट का अलग है, वो उसका बटरफ्लाई का अलग है, अपना तीनों का अलग अलग ओरिजिन है। फंक्शन तीनों का एक ही है। विंग किस लिए काम आते हैं इन तीनों के, उड़ने के लिए, फंक्शन तो अलग है नहीं। तो ओरिजिन तो डिफरेंट है, फंक्शन सेम होता है। और यही मतलब एक ऐसे एग्जाम्पल इसमें हम ले सकते हैं पोटैटो और स्वीट पोटैटो का। ओरिजिन इनका डिफरेंट है लेकिन फंक्शन सेम है। दोनों क्या प्रोवाइड करते हैं, स्टार्च प्रोवाइड करते हैं बॉडी को, ठीक है। एक और हो सकता है बिटवीन ये पेंगुइन और डॉल्फिन के फिन्स के, पेंगुइन एंड डॉल्फिन फिन्स या फिर फ्लिपर्स जिन्हें हम बोल सकते हैं, जो इनके पंख होते हैं ना, पेंगुइन और डॉल्फिन के पंख, ठीक है। वो इसका एग्जांपल हो सकता है कि इनका ओरिजिन तो डिफरेंट है, फंक्शन सेम ही है दोनों का।
उसके बाद देखो ऐसे याद रख सकते हो भाई, जैसे ओरिजन 1, ओरिजन 2, ओरिजन 3, ओरिजन 4, डिफरेंट ओरिजन है, फंक्शन सारों का क्या है, सेम होगा। और इसका दूसरा नाम क्या होता है, ये यहाँ पे याद रखना, वो डाइवर्जेंट था, ये क्या होगा, कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट, ठीक है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। नेक्स्ट इसी में मैं बता देती हूँ आपको, इसको इरेज कर लेते हैं। वेस्टिजियल ऑर्गन्स क्या होते हैं, अब यहाँ पे ऑर्गन्स वगैरह से रिलेटेड जितना भी कंसेप्ट है यहीं पे मैं आपको बता दूंगी सारा। देखो वेस्टिजियल ऑर्गन्स ये क्या होते हैं, इनकी मैं डेफिनेशन लिख देती हूँ यहाँ पे सबसे पहले। विदाउट एनी फंक्शन, मतलब ऐसा कोई इनका फंक्शन नहीं होता, लेकिन स्टिल बट रिसीव्ड फ्रॉम एंसेस्टर्स। जैसे कि एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से अच्छा समझ आएगा, विजडम टीथ, या जिसको हम क्या बोल सकते हैं, थर्ड मोलर। विजडम टीथ, या जिसको क्या बोल सकते हैं हम, थर्ड मोलर। ये जो हमारे विजडम टीथ होते हैं, ये जो इनको जिसको हम क्या बोलते हैं, अक्कल जाड़, ये कब मतलब कि बहुत ही आई थिंक 30s में, 30 मतलब 30 अबव या 25 अबव एज में जो है मोस्ट ऑफ द पीपल्स को उस एज में ये अक्कल जाड़, हमारे लोकल में बोलते हैं, अक्कल जाड़ निकलती है। इसका कोई काम नहीं होता, खाम खा इतना दर्द होता है, मतलब बहुत ही, आपको पता होगा अगर कभी सुना भी हो तो, काफी पेनफुल होता है विजडम टीथ जब ग्रो करती है। और लेकिन इसका कोई फंक्शन नहीं है हमारे जो खाने में या फिर स्वेलोइंग के प्रोसेस में, च्यूइंग के प्रोसेस में, किसी में भी विजडम टीथ का कोई ऐसा काम नहीं है, इसके बिना अच्छा खासा काम चलता है। स्टिल ये रिसीव है किससे, एंसेस्टर से रिसीव्ड हो रखी है, ठीक है। टेल बोन हो गए, जैसे ये कई आपने सुना होगा, ये बोल देते कई बच्चे होते हैं पूंछ के साथ जन्मे होते हैं, उनको क्या बोलते हैं कि भाई हनुमान जी ने जन्म ले लिया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। टेल बोन या फिर इसका दूसरा नाम होता है कोडल वर्टिब्रे, ये क्या होते हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन्स होते हैं जो कि एंसिस्टर्स से रिसीव्ड होते हैं। ये कोई ऐसा नहीं होता कि हनुमान जी ने जन्म ले लिया है पूछ का मतलब, या कुछ और निकालने लगते हैं, ठीक है, रिलीजियन से उसको जोड़ने लगते हैं, तो ऐसा कोई रीजन नहीं होता, ठीक है। ये होते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन्स। दूसरी अगर मैं बात करूं एटाविज्म की, एटाविज्म भी एक टर्म दे रखी है, इसका क्या मतलब होता है, अपीयरेंस ऑफ प्रीमिटिव का मतलब होता है पुराना, प्रीमिटिव कैरेक्टर्स, किसकी अपीयरेंस, प्रीमिटिव कैरेक्टर्स की अपीयरेंस, ठीक है। जैसे कि इसमें एक अच्छा खासा एग्जांपल है पिन्ना मूवमेंट। पिन्ना क्या होता है, जो ईयर का ऊपर वाला पार्ट होता है उसको पिन्ना बोलते हैं। पिन्ना की मूवमेंट, कुछ लोग होते हैं जो कि अपने कान को, दोनों कानों को, जो कानों के पिन्ना होते हैं उनको अच्छा खासा मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये एटाविज्म होता है, यानी कि आप इसको क्या बोल सकते हो, इसमें क्या होता है, जो ऑरिकुलर मसल्स होती है, यानी कान के पास जो मसल्स होती हैं वो क्या होती है, फंक्शनल होती हैं। ये जो पिन्ना मूवमेंट वाला कंसेप्ट है, ये जो पिन्ना मूवमेंट वाला काम होता है, जो फंक्शन होता है बेसिकली, ये जो भी बंदर वगैरह या फिर ऐसे एक दो हमारे जानवर होते हैं उनमें होता था, ठीक है। वो अपने पिन्ना को मूव कर सकते हैं, आज भी कर सकते हैं। तो कुछ ऐसे होते हैं कि कुछ लोगों में प्रिमिटिव कैरेक्टर की अपीयरेंस हो जाती है। उसके बाद बात करेंगे हम किसकी, ये मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट बात करेंगे बायोजियोग्राफिकल एविडेंसेस की। बायोजियोग्राफिकल एविडेंसेस की भी यहीं पे बात कर लेते हैं। फिर एक जो ये आपस में, मतलब देखो ये आपस में रिलेटेड, सब को रिलेटेड कंसेप्ट थे सारे जो मैं अभी बता रही हूँ, तो फिर ये कंसेप्ट हमारा क्लियर हो जाएगा यहाँ से।
सबसे पहला इसमें क्या होगा, अडेप्टिव रेडिएशन। मतलब इसमें क्या होता है, ये इसको हम एज अ मेथड ऑफ स्पेसिएशन कंसीडर करते हैं। इसमें क्या होता है, वही कॉमन एंसिस्टर होता है, मैं सीएसएस को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, कॉमन एंसिस्टर होता है, लेकिन उससे न्यू स्पीसीज, मतलब स्पीसीज अलग होती है। जैसे ये न्यू स्पीसीज 1 हो गया, ये न्यू स्पीसीज 2, ये न्यू स्पीसीज 3, मतलब ये कॉमन एंसिस्टर से जब नई नई स्पीसीज क्या है प्रोड्यूस हो। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे हम किसका, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स और प्लेसेंटल मैमल्स का। देखो ऑस्ट्रेलियन marsupials and placental mammals। क्या है मतलब, सबसे पहले तो आप ये समझो स्किन के बीच में क्या होती है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, अब ये कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, एनालोगस, होमोलोगस, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, ठीक है। इनके बीच में क्या होती है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन होती है, यानी कि डिफरेंट अडेप्टिव रेडिएशन जो कि क्या प्रोड्यूस करती हैं, सेम टाइप ऑफ रिजल्ट, प्रोड्यूसिंग सेम टाइप ऑफ रिजल्ट। यानी कि क्या मतलब हुआ इससे, जो ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स हैं वो तो ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती हैं, प्लेसेंटल मैमल्स कहाँ पे, आउट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, यानी कि इनकी अडेप्टेशंस भी क्या होंगी, एक तो ऑस्ट्रेलिया के रीजन में रह रहा है और एक ऑस्ट्रेलिया से बाहर। तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई इनकी जो भी अडेप्टेशंस होंगी, जो भी इनकी सूटेबिलिटीज होंगी, जो भी इनकी नीड्स होंगी और जो भी इनकी हैबिट्स होंगी वो बिल्कुल अलग अलग होंगी। उसके बावजूद भी अगर सेम टाइप ऑफ रिजल्ट प्रोड्यूस हो रहा है तो उसको बोलते हैं हम क्या, अडेप्टिव रेडिएशन, ठीक है। तो ये एक अच्छा खासा इसका एग्जांपल मैंने आपको दे दिया है अडेप्टिव रेडिएशन का, इतना ही आपको समझना है। तो अब जो है हम अपने क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, जिस भी प्रकार के हमारे पास क्वेश्चन होंगे उस प्रकार से हम अब सोल्व करते चलेंगे। तो और ये जो मैं हमारे पास जो क्वेश्चन आ रखा है इसका तो आई थिंक मैंने आपको बिल्कुल एज इट इज एग्जांपल के साथ ही आपको बताया था। तो क्या करेक्ट होगा हमारे पास, फ्लिपर ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन, इसमें करेक्ट हमारे पास आएगा अडेप्टिव, ठीक है। क्या आएगा इसका, अडेप्टिव। आप समझो जो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे डी है, क्योंकि जो फ्लिपर्स होते हैं पेंगुइन के और डॉल्फिन के वो एक एग्जाम्पल होते हैं एनालोगस ऑर्गन्स के। किसका एग्जाम्पल है, एनालोगस के, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, ये मतलब बेसिकली एनालोगस ऑर्गन्स के ये हमारे पास एग्जाम्पल होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, एनालॉगस स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का रिजल्ट होते हैं, ठीक है। तो जो कंसेप्ट अंडरलाइन कन्वर्जेंट इवोल्यूशन उसको हम ट्रेस बैक कर सकते हैं रिचर्ड ओवन, एक जो कि ब्रिटिश बायोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने मतलब कि डार्विन की जो थ्योरी थी इवोल्यूशन की उसको डाउट नहीं किया मिड 1800s में, पॉइंटेड आउट, लेकिन उन्होंने जो एनिमल्स थे जिन मतलब एनिमल्स विद बॉडी पार्ट्स आर बिल्ट सिमिलरिटी, मतलब कि एनिमल्स के डिफरेंट बॉडी स्ट्रक्चर और उनकी हैबिट्स को कंसिडर करके जो है वहां पे ये बताया था कि किस में क्या सिमिलरिटी और किसको हम क्या बोलेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या बात हो रही है, अब यहाँ पे आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि यहाँ पे कन्वर्जेंट इवोल्यूशन भी आपको दिख रहा है, अडेप्टिव रेडिएशन भी दिख रहा है, लेकिन प्राइमली यहाँ पे आप अडेप्टिव रेडिएशन को ही करेक्ट मानोगे, क्योंकि अडेप्टिव रेडिएशन के अंदर ही क्या होता है, एनालोगस ऑर्गन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर टू करेक्ट एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनिज्म जो इवॉल्व हुए हैं ड्यू टू चेंजेस इन एनवायरनमेंट में चेंजेस के कारण ब्रॉट अबाउट बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्शन, एंथ्रोपोजेनिक एक्शंस के कारण। तो यहाँ पे हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, बी, यानी कि बी सी और डी, यानी कि हर्बिसाइड रेसिस्टेंट वीड्स, ड्रग रेजिस्टेंस यूकैरियोट्स, और डी मैन क्रिएटेड ब्रीड्स ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल लाइक डॉग्स। और वो एंथ्रोपोजेनिक क्या होता है, जो हम बींग्स के द्वारा कुछ भी एक्टिविटीज की जाए। तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो एक तो हर्बिसाइड रेसिस्टेंट वीड्स जो होते हैं, यानी कि यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा, बी सी डी, ड्रग रेजिस्टेंस यूकैरियोट्स के कारण, और जो मैन ने क्रिएट की किसकी, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स लाइक और डॉग्स की ब्रीड, वो आएगा करेक्ट ऑप्शन। आप समझो करेक्ट ऑप्शन इज बिकॉज हर्बिसाइड रेसिस्टेंट वीड्स, ड्रग रेजिस्टेंट यूकैरियोट्स और मैन क्रिएटेड ब्रीड जो है डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स जैसे कि डॉग्स के, वो एग्जांपल होते हैं किसके, इवोल्यूशन बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। डार्विन्स की जो फ्रिंचेस, अगर मैं डार्विन्स फ्रिंचेस की बात करूं जो कि हमारे एनसीईआरटी में एग्जांपल भी दे रखा है, गैलापागोस आइसलैंड्स का, वो एग्जांपल है किसका, नेचुरल सिलेक्शन का, या हम इसको बोल सकते हैं अडेप्टिव रेडिएशन, या फिर हम बोल सकते हैं फाउंडर्स इफेक्ट। एंथ्रोपोजेनिक क्या होते हैं, एंथ्रोपोजेनिक एक्शन रेफर करते हैं टू द एक्टिविटीज जो कि ह्यूमन बींग्स के द्वारा मतलब
कॉज होती हैं। और जो ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे कि लाइक एक्सेसिव यूज करना हर्बिसाइड्स का, पेस्टिसाइड्स का, हैव रिजल्टेड इन इवोल्यूशन, वो इवोल्यूशन का एक हिस्सा रहा है, एक कारण हम इसको बोल सकते हैं। एंड सिलेक्शन ऑफ ओनली, जो रेजिस्टेंट वैरायटीज होती है पेट्स की, उसका सिलेक्शन का एक रीजन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे एक पॉपुलेशन स्पीसीज की, जो कि इन्वेट्स न्यू एरिया, जो पॉपुलेशन स्पीसीज की इन्वेट्स यानी एक नए एरिया में वो आ गई। ठीक है, एंट्री कर ली उन्होंने। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल लीड टू अडेप्टिव रेडिएशन, इनमें से कौन सी कंडीशन के कारण हो जाएगा। एरिया विद मैनी हैबिटेट्स ऑक्यूपाइड बाय लार्ज नंबर, ये कोई रीजन नहीं है। एरिया विद मतलब लार्ज नंबर ऑफ एरिया होगा हैबिटेट्स का, हैविंग वेरी लो फूड सप्लाई नहीं। एरिया विद सिंगल टाइप ऑफ वैकेंट हैबिटेट, एक प्रकार की हैबिटेट वैकेंट होता है खाली। एरिया विद मैनी टाइप ऑफ वैकेंट, बिल्कुल ठीक है, एक यहाँ पे वैकेंट यहाँ पे खाली नहीं है, प्रॉपर मीनिंग ये तो मैं जस्ट हिंदी में बता रही थी। ठीक है, एरिया विद मैनी टाइप ऑफ वैकेंट हैबिटेट्स। अब इसका रीजन समझो। जो अडेप्टिव रेडिएशन होती है वो कब होती है, जब एक सिंगल या फिर स्मॉल ग्रुप जो होता है एंसिस्ट्रल स्पीसीज का, एंसिस्ट्रल यानी कि जो पहले की हमारी स्पीसीज थी, उन स्पीसीज का रैपिडली डाइवर्सिफाई हो जाता है एक लार्ज नंबर ऑफ डेसिडेंट स्पीसीज में। ठीक है, तो देयरफॉर जब एक पॉपुलेशन स्पीसीज की इन्वेड करिए एक नई एरिया में बहुत टाइप के वेकेंट हैबिटेट्स के साथ, दे फेस डिफरेंट, वो डिफरेंट टाइप के इन्वायरमेंटल प्रेशर को और मतलब झेलती है, बेसिकली फेस करती है और इवेंचुअली अडेप्ट कर लेती है, एग्जिबिटिंग अडेप्टिव रेडिएशन। अडेप्टिव रेडिएशन को एग्जिबिट करती हुई उसमें क्या हो जाती है, अडेप्ट हो जाती है। नेक्स्ट बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया में जो मार्सुपियल्स और प्लेसेंटल मैमल्स है, वो टू शेयर मैनी कैरेक्टरिस्टिक्स टाइप ऑफ, क्या है भाई, क्या आएगा इसका एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, अडेप्टिव रेडिएशन। कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा इसका, इन ऑस्ट्रेलिया मास्ट दिस टाइप ऑफ इवोल्यूशन। एक मिनट, यहाँ पे क्वेश्चन को समझना, मैंने थोड़ा सा गलत बता दिया है, क्वेश्चन के ऊपर ध्यान दोगे आप। हमारे को यहाँ पे इवोल्यूशन पूछा गया है, सिंपल बेसिकली कि किस टाइप की इवोल्यूशन है। इवोल्यूशन तो दो प्रकार की होती है, या तो कन्वर्जेंट होगी या डाइवर्जेंट होगी। ठीक है, और ऑर्गन्स की अगर पूछी जाती है, ऑर्गन भी दो प्रकार के हैं, एक होता है होमोलोगस और एक होता है एनालोगस। रेडिएशन पूछा जाता तो अडेप्टिव रेडिएशन हो सकता था। ठीक है, बाय जियोग्राफिकल एविडेंस में बात करते तो हम अडेप्टिव रेडिएशन को करेक्ट करते। यहाँ पे पूछा क्या था, इवोल्यूशन। क्वेश्चन के ऊपर विशेष ध्यान देना है भाई, यहाँ पे हमसे पूछा गया था इवोल्यूशन। अब इवोल्यूशन में तो दो टाइप के हमारे पास, इसको बेशक हटा दो आप, इवोल्यूशन पूछा गया यानी या तो डाइवर्जेंट होगा या कन्वर्जेंट। तो यहाँ पे हमने पढ़ा था क्या करेक्ट ऑप्शन आएगा, कन्वर्जेंट, क्योंकि अडेप्टिव रेडिएशन भी क्या होता है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन होता है, या हम बोल सकते हैं एनालोगस ऑर्गन्स। ये क्या होते हैं, एनालोगस। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आपको ये वर्बली बोल के बता देती हूँ। ऑस्ट्रेलिया में जो मार्सुपियल्स और प्लेसेंटल मैमल्स होते हैं वो इवोल्व हुए हैं क्या शेयर करने के लिए, बहुत सारे सिमिलर कैरेक्टर्स। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स। इस टाइप की इवोल्यूशन को हम क्या बोल सकते हैं, मे बी रेफर टू एज, इसको हम कन्वर्जेंट इवोल्यूशन भी बोल सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे हम। हमारे पास 6th क्वेश्चन क्या है, एक स्पीसीज में जो वेट होता है न्यूबॉर्न रेंजेस फ्रॉम कितना, 2 से 5 kg होता है। ठीक है, किसी भी न्यूबॉर्न का 97% ऑफ न्यूबॉर्न जो होते हैं एक एवरेज वेट उनका क्या होता है 3 से 3.3 kg होता है, जो कि सरवाइव करते हैं। जबकि 99% ऑफ इन्फेंट्स जो होते हैं वो 2 से 2.5 kg वेट के साथ जन्मे होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि 4.5 to 5 kg डाई, यानी कि वो मर जाते हैं। बेसिकली जो इस वेट के साथ जन्मे होते हैं इन्फेंट्स मोस्टली वो क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं 99%। विच टाइप ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस, तो यहाँ पे किस टाइप का सिलेक्शन प्रोसेस जो है काम कर रहा है। तो देखो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे इसका हमारे पास होगा स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। अब स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन कैसे करेक्ट ऑप्शन है ये समझो। स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन एक टाइप का नेचुरल सिलेक्शन होता है। ठीक है, जिसमें कि क्या होता है, जो पॉपुलेशन होती है, मैं दोबारा बताती हूँ, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन एक टाइप का नेचुरल सिलेक्शन होता है जिसमें कि जो पॉपुलेशन है मीन स्टेबलाइज होना, एक पर्टिकुलर नॉन एक्सट्रीम ट्रेट वैल्यू पे क्या रहती है, स्टेबलाइज रहती है। पर्टिकुलर नॉन एक्सट्रीम ट्रेट क्या होती है, जो अभी हम यहाँ पे वेट की बात कर रहे थे।
दिस इज थॉट टू बी द मोस्ट कॉमन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। नेचुरल सिलेक्शन के लिए ये मोस्ट कॉमन जो है मैकेनिज्म माना जाता है एक्शन का, क्योंकि बहुत सारे ट्रेड्स जो हैं इसमें डू नॉट अपियर टू चेंज ड्रास्टिकली ओवर टाइम। वो ऐसे नहीं देखा जाता कि एकदम से टाइम के साथ वो ट्रेड्स बदल गए, ठीक है, ऐसा नहीं होता। जो रिजल्ट होता है स्टेबलाइजिंग का वो क्या होता है, ओवर रिप्रेजेंटेशन एक स्पेसिफिक ट्रेड में, मतलब किसी भी स्पेसिफिक ट्रेड की ओवर रिप्रेजेंटेशन होना, जैसे कि यहाँ पे कभी वेट ज्यादा कभी कम होना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जो ह्यूमन बर्थ वेट होता है, जो नंबर होते हैं एग्स के, एक बर्ड ले करता है वो कभी कितने, ऐसा तो नहीं है कि एक मतलब फिक्स अमाउंट होता है, फिक्स नंबर होता है कि भाई इतने ही अंडे वो जो है कोई भी चिड़िया बर्ड वगैरह कुछ भी देती हैं। द डेंसिटी ऑफ कैक्टस स्पाइन, जो कैक्टस स्पाइन की डेंसिटी होती है, कैक्टस यानी कांटेदार जो स्पाइंस होते हैं। गिवन डाटा क्या शो करता है स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन को, एज जो मोस्ट ऑफ द न्यूबॉर्न हैविंग एवरेज वेट बिटवीन, जिसका 3 to 3.3 kg जो वेट होता है वो सर्वाइव करते हैं, और बेबीज इससे लेस या ज्यादा वेट वाले क्या है, उनका सर्वाइवल रेट जो है बहुत ज्यादा कम होता है। तो ये क्या शो करेगा, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। और अगर मैं बात करूं कि डायरेक्शनल सिलेक्शन क्या होता है, कि ये एक ही डायरेक्शन में जो सिलेक्शन चल रही है उसको बोलते हैं डायरेक्शनल। डिसरप्टिव होता है कि जिसमें कोई छेड़छाड़ हो जाए, ठीक है, जिसमें कोई ना कोई विपदा आ जाए बेसिकली, ठीक है, उसको बोलते हैं डिसरप्टिव सिलेक्शन। साइक्लिकल सिलेक्शन क्या होता है कि भाई जैसे स्टार्ट हुआ है वैसे ही वहीं पे, ठीक है, कोई वेरिएशन नहीं, कुछ नहीं, वो साइक्लिक अपना साइक्लिकल सिलेक्शन होता है बेसिकली। ये इन टर्म ये हमारे एनसीईआरटी इवोल्यूशन में चैप्टर में नहीं दे रखी है। नेक्स्ट बात करेंगे 7th क्वेश्चन की। अकॉर्डिंग टू हुगो डी व्राइस द मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन इज, हुगो डी व्राइस के अनुसार जो इवोल्यूशन है उसके मतलब जो मैकेनिज्म है इवोल्यूशन का वो क्या है ये बताना है। इनके अनुसार क्या है, सोल्टेशन है। अब सोल्टेशन क्या होता है देखो, एज पर म्यूटेशन थ्योरी, इन्होंने म्यूटेशन की थ्योरी दी थी। म्यूटेशन की थ्योरी के अनुसार जो कि किसने दी थी, ह्यूगो डी व्राइस ने, क्या स्टेट किया इन्होंने कि जो इवोल्यूशन है वो एक डिसकंटिन्यूअस फिनोमिना है। ये इसको हम बोल सकते हैं सोल्टरी फिनोमिना या फिर सोल्टेशन बोला जा सकता है। डिसकंटिन्यूस आप इसको मतलब नॉर्मली डिसकंटिन्यूस फिनोमिना से याद रख सकते हो, डिसकंटिन्यूस फिनोमिना, ठीक है। तो डिसकंटिन्यूस फिनोमिना क्या होता है कि इवोल्यूशन ऐसा थोड़ी है कि कंटिन्यूसली चले जा रहा है। हुगो डी व्राइस के अनुसार कि ये कंटिन्यूसली नहीं होता, इवोल्यूशन कभी भी कंटिन्यू नहीं रहती, कंटिन्यूली नहीं होती, ये एक डिसकंटिन्यूस फिनोमिना होता है। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन की बात करेंगे। अमंग द फॉलोइंग सेट ऑफ एग्जाम्पल फॉर डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, यहाँ पे जो हमारे पास एग्जाम्पल दे रखे हैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के, इनकरेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, कौन सा होगा। डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट है मैं आपको बता चुकी हूँ, यहाँ पे आपको एग्जाम्पल खुद से पता होना चाहिए। 4 limbs ऑफ मैन, यहाँ पे डाइवर्जेंट का नहीं कन्वर्जेंट का होता है। हार्ट ऑफ बैट मैन, चीते भी गलत है। आई ऑफ ऑक्टोपस, सेट डाइवर्जेंट सेलेक्ट द इनकरेक्ट, ये होते हैं भाई डाइवर्जेंट के, ये होता है कन्वर्जेंट का, ये हमारे पास कन्वर्जेंट का होता है, ठीक है। यानी कि आई ऑफ ऑक्टोपस, बैट एंड मैन, तीनों के जो ओरिजिन है वो डिफरेंट है, और यहाँ पे हमारे पास ये क्या आएगा, ये ऑक्टोपस, बैट और मैन, ये करेक्ट है, ये कन्वर्जेंट होता है बेसिकली, डाइवर्जेंट नहीं होता। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का क्या मतलब होता है कि हाउ स्पीसीज कैन हैव, मतलब उनका कॉमन एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर होता है। जबकि अगर ऑक्टोपस की आंख की, बैट की और मैन की आंख की बात करी जाए, ये क्या होते हैं, एनालोगस ऑर्गन होते हैं जो कि कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को शो करते हैं। अब ये सारी चीजें तो मैं आपको शुरू में ही बता चुकी हूँ, तो बार बार एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। सिमिलरिटी ऑफ बोन स्ट्रक्चर इन 4 limbs ऑफ मैनी वर्टिब्रेट्स इज एन एग्जांपल, जो सिमिलरिटी होती है बोन स्ट्रक्चर में बहुत मतलब किसके, बहुत सारे वर्टिब्रेट्स के 4 limbs में, जो 4 limbs के जो बोन स्ट्रक्चर होते हैं बेसिकली, 4 limbs यानी आगे वाले पंजों के जो क्या होते हैं, क्या बोलते हैं उनको, बोन स्ट्रक्चर में जो सिमिलरिटी होती है वो किसका एग्जाम्पल होता है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है होमोलॉगी। अब सुनो, बर्ड और बैट के जो पंख होते हैं, विंग्स होते हैं, वो कैसे होते हैं, एनालोगस होते हैं। एज जो 4 limb होते हैं वो कैसे होते हैं, होमोलोगस होते हैं। डिफरेंट वर्टिब्रेट्स में जो बोन होंगी 4 limbs की वो कैसी होती है, सिमिलर होती हैं, लेकिन जो उनके 4 limbs होते हैं वो एक डिफरेंट वे में अडेप्टेड होते हैं, एज पर देयर उनके अडेप्टेशन के अनुसार, दो जो कि क्या शो करते हैं, होमोलॉगी शो करते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ऑर्डर ऑफ फोर्स, मतलब कि यहाँ पे बताना है कि ऑर्डर ऑफ फोर्स को
कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है करेक्टली। तो देखो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ओडर। ओडर कौन सा होता है हॉर्स का? पेरिसोडेक्टाइला, ये होता है, ओडर को शो करता है। इक्विडी जो यहाँ पे दे रखा है ये होती है फैमिली, किसकी? हॉर्स की फैमिली को कौन शो करता है? ये अपना इक्विडी। उसके बाद अगर मैं बात करूं जीनस, ये जो इक्वस यहाँ पे दे नहीं रखा, इक्वस किसको शो करता है? जीनस को। और स्पीसीज, ये जो फेरस आपको दे रखा है ये हॉर्स की स्पीसीज को शो करती है। मैं सारे बता देती हूँ, सारे लिख रही हूँ मैं यहाँ पे। और सब स्पीशीज की बात करूँ, कैबेलस, ये क्या होती है? सब स्पीशीज। ये पूरा मैंने हॉर्स का आपको वो बता दिया है पूरा ऑर्डर, बेसिकली ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज, सब स्पीशीज, ये सब बता दिया है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज होमोलोगस टू द विंग ऑफ अ बर्ड? होमोलोगस बताना है किसके साथ? विंग ऑफ द बर्ड के साथ। इनमें से कौन सा होमोलोगस है? करेक्ट, मतलब बेसिकली एग्जांपल बताना है, तो ये तो हम कर चुके हैं, फ्लिपर ऑफ वेल। देखो जो विंग होते हैं किसी भी बर्ड के और जो फ्लिपर होते हैं वेल के, वो कैसे होते हैं? मॉडिफाइड फोर लिम्स होते हैं। मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता देती हूँ। इवोल्यूशनरी बायोलॉजी में अगर बात करी जाए, जो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन होता है वो प्रोसेस होता है जबकि वेयर बाय, जिसमें कि ऑर्गेनिज्म जो है क्लोजली रिलेटेड नहीं होते एक दूसरे से, इंडिपेंडेंटली इवोल्व होते हैं। यानी कि इंडिपेंडेंट की मतलब किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड ना होकर अपने खुद से इवोल्व होते हैं, इवोल्व करते हैं सिमिलर ट्रेड्स को एज अ रिजल्ट ऑफ हैविंग टू अडेप्ट, एज अ रिजल्ट मतलब जिसके कारण वो क्या करते हैं? अडेप्ट टू सिमिलर, मतलब जो सिमिलर इन्वायरमेंट्स होते हैं उन मतलब उनको अडेप्ट कर लेते हैं, उनमें अडेप्ट हो जाते हैं। जब दो से ज्यादा ऑर्गन्स, ठीक है, या स्ट्रक्चर हम बोल सकते हैं, बेसिकली एक दूसरे के साथ सिमिलर हो कंस्ट्रक्शन में लेकिन मॉडिफाइड हो डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, तो उनको हम क्या बोलते हैं? होमोलोगस बोलते हैं। एक एग्जांपल इसका क्या है? बैट्स के विंग और व्हेल्स के फ्लिपर्स, ठीक है। फॉलोइंग आर द टू स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ लाइफ से के रिगार्डिंग यहाँ पे दो स्टेटमेंट दे रखी है। कौन सी? एक तो हमारे पास है यहाँ पे अर्लीस्ट ऑर्गेनिज्म जो अपीयर हुए थे अर्थ पे वो नॉन ग्रीन थे और प्रीजम्बली एनारोब्स। एनारोब्स यानी कि जो मतलब जिसमें एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। दूसरा जो फर्स्ट ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिजम्स थे वो कौन से थे? कीमो ऑटोट्रोफ्स थे, जो कि जिन्होंने कभी भी ऑक्सीजन को रिलीज नहीं किया था। क्या बोला? जो फर्स्ट ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म थे वर द कीमो ऑटोट्रोफ्स दैट नेवर रिलीज्ड ऑक्सीजन, जिन्होंने कभी ऑक्सीजन रिलीज नहीं किया। तो यहाँ पे क्या बताना? ऑफ द अबव स्टेटमेंट विच, मतलब कौन सा यहाँ पे करेक्ट है वो बताना है। तो देखो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, यहाँ पे कोई सी गलत है ही नहीं। अब देखो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, क्योंकि जो प्रिमिटिव एटमोस्फेयर, यानी प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है? जो पहले का एटमोस्फेयर था वो क्या था? रिड्यूसिंग था और उसमें जो क्लोरोफिल है वो बहुत बाद में अपीयर हुए थे वहां पे। कीमोटोट्रोफ्स की बात करूं, वो पहले ऐसे ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म थे जो कि फोटोलाइसिस वाटर का खुद से परफॉर्म नहीं कर सकते थे और नेवर रिलीज, और जिन्होंने कभी भी ऑक्सीजन रिलीज नहीं किया था, ठीक है। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन इसका क्या होगा? सी। एनालोगस स्ट्रक्चर की बात करूं, एनालोगस स्ट्रक्चर्स आर रिजल्ट ऑफ, एनालोगस स्ट्रक्चर को का दूसरा नाम पूछा है, बेसिकली यहाँ पे क्या होगा? कन्वर्जेंट। बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट जो फोरलिम्स होते हैं कैट के, लिजार्ड के, जो कि वो वॉकिंग में मतलब चलने के दौरान यूज करते हैं। जो फोरलिम होते हैं वेल के, जो कि वो स्विमिंग में यूज करते हैं, और जो फोरलिम्स होते हैं बैट्स के, जो कि वो उड़ने के लिए यूज करते हैं, आर एन एग्जाम्पल, वो किसके एग्जाम्पल होते हैं ये बताना। करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास होमोलोगस। अब ये सारे एग्जाम्पल आप एनसीईआरटी की बुक से जब रीडिंग लोगे इस चैप्टर की बार बार, तब जाकर ये एग्जाम्पल आपको याद हो गए। मैंने पहले ही बता दिया था इस चैप्टर में मुश्किल कहीं पे भी नहीं आती, इतना कोई खास जो है ये कॉम्प्लेक्स चैप्टर हम इसको नहीं बोल सकते। ये आप ऐसा है कि अंडरस्टैंडिंग भी बनानी जरूरी है, आप इसको कितना याद रख सकते हो, इसके एग्जाम्पल्स वगैरह, या फिर जो भी सीरीज थोड़ी सी होती है, जो भी ऑर्डर होता है इवोल्यूशनरी, मतलब जैसे मैन ऑफ ओरिजिन हो गया, ओरिजिन ऑफ मैन वगैरह का हो गया, तो ये चीजें यहाँ पे याद रखनी। और सबसे जो जरूरी है वो जो होमोलोगस वगैरह, अडैप्टिव रेडिएशन, जो इनके हिस्ट्री के ऊपर चीजें आ रही हैं, इनके एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास सी होगा। ऑर्गन्स जिनके पास कॉमन फंडामेंटल मतलब एनाटॉमिकल प्लान होता है और सिमिलर एम्ब्रोनिक ओरिजिन। एम्ब्रोनिक ओरिजिन का मतलब क्या होता है? जो रीढ़ की हड्डी वाला जिसको बोलते हैं उसको बोलते हैं, मतलब एम्ब्रोलॉजी की इसमें स्टडी भी होती है एवोल्यूशन में, ठीक है। वेट एवर वेरिड फंक्शन, मतलब कि फंक्शन अलग अलग हों, दैट दे में परफॉर्म आर रिगार्डेड एज, उसको हम कैसे रिगार्ड करते हैं? एज होमोलोगस ऑर्गन। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे दे रखा फ्लिपर होते हैं वेल के, बैट के विंग हो गए, फोरलिम्स हो गए किसी भी हॉर्स के, बर्ड्स के विंग हो गए, फोरलिम्स ह्यूमन के हो गए। स्ट्रक्चरली एज वेल एज फंक्शनली कैसे होते हैं? वो डिफरेंट होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर एनालॉगस, कौन सा इनमें से एनालॉगस स्ट्रक्चर है, एनालॉगस बताना है अब यहाँ पे। तो भाई करेक्ट ऑप्शन हमारे पास इसका होगा वी, गिल्स ऑफ प्रोन्स एंड लंग्स ऑफ मैन। जो प्रोन्स में गिल्स होती हैं रेस्पिरेटरी उसके लिए, अपना फंक्शन के लिए, और मैंस में क्या होती है, लंग्स होती हैं। देखो एनालॉगस ऑर्गन का क्या मतलब होता है, ये सिमिलर फंक्शन को परफॉर्म करती हैं लेकिन एंटायरली डिफरेंट एम्ब्रियोनिकल स्टिफ, मतलब कि जो इनका ओरिजिन होता है वो डिफरेंट होता है, फंक्शन सिमिलर होता है। बेसिकली ये सिंपल जो मैंने आपको बताया था वही सिंपल डेफिनेशन, सिंपल लैंग्वेज में वही चीज याद रखनी है। जो आई होती है यानी आंख होती है ऑक्टोपस की, और जो कैट की आंख होती है वो डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ स्ट्रक्चर शो करती है, येट दे परफॉर्म सिमिलर फंक्शन। दिस इज एग्जांपल ऑफ सेम सेम क्वेश्चन अभी हमने इसी के ऊपर ऊपर किया है। कौन से थे एनालॉगस ऑर्गन जो कि इवोल्व हुए हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के कारण, दूसरा नाम इसका ये। सेम क्वेश्चन बिल्कुल ऊपर करके आए हैं, आई ऑफ ऑक्टोपस का और आई ऑफ कैट, यहाँ पे कैट आ गया, वहां पे ह्यूमन भी था। ठीक है, प्रोसेस जिसके द्वारा ऑर्गेनिज्म जो है डिफरेंट इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के साथ सिमिलर फिनोटाइपिक एडेप्टेशन को इवोल्व कर ले। फिनोटाइपिक एडेप्टेशन क्या होता है, जो अपीयरेंस में सिमिलर हो। ठीक है, किसके रिस्पॉन्स में, कॉमन एनवायरमेंटल चैलेंज के रिस्पॉन्स में, उनको हम क्या बोलते हैं। करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास कन्वर्जेंट। क्या करेक्ट ऑप्शन है, कन्वर्जेंट बोलते हैं। देखो जो विंग्स होते हैं वो क्या होते हैं, क्लासिक एग्जाम्पल है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का। हाँ, तो विंग्स क्या है, क्लासिक एग्जांपल होता है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का। फ्लाइंग इंसेक्ट की बात करी जाए, बर्ड्स की बात करें, बैट्स की बात करें, तो सेम मतलब कि ये सभी क्या है, इवोल्व सेम आर इवोल्ड द कैपेसिटी ऑफ फ्लाइट इंडिपेंडेंटली। मतलब कि ये उड़ने की कैपेसिटी होती है इनके पास। ऑल फोर सर्व द सेम फंक्शन, मतलब फंक्शन सेम होता है, एंड मतलब स्ट्रक्चर में भी सिमिलर होते हैं, लेकिन अनाटॉमिकली ये क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, यानी कि इनका ओरिजिन क्या होता है, अलग होता है। नेक्स्ट बात करेंगे, जो वेरिएशन होती है जीन की फ्रीक्वेंसी में एक पॉपुलेशन के विद इन, वो किस मतलब बाय चांस, क्या ना कर बाय चांस हो सकती है, रेदर मतलब नेचुरल सिलेक्शन से ना होकर वो बाय चांस भी हो सकती है। दिस इज रेफर्ड टू एज, ये किसको रेफर्ड करती है ये बताना है। तो करेक्ट क्वेश्चन हमारे पास होता है इसका जेनेटिक ड्रिफ्ट। और जेनेटिक ड्रिफ्ट होता क्या है, इसका मतलब समझो, जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है एक वेरिएशन होती है जीन की फ्रीक्वेंसी में। जेनेटिक ड्रिफ्ट का क्या मतलब होता है, ये वेरिएशन होती है जीन की फ्रीक्वेंसी में एक पॉपुलेशन के विद इन, जो कि बाय चांस होती है, ना कि नेचुरल सिलेक्शन के वजह से। समटाइम्स जो चेंज होता है अलील की फ्रीक्वेंसी में इज सो डिफरेंट, मतलब कि कई बार ऐसा होता है जो अलील के फ्रीक्वेंसी में चेंज होता है वो इतना अलग होता है, मतलब कि मतलब डिफरेंट होता है बिल्कुल। इन न्यू सैंपल, जो पॉपुलेशन के नए सैंपल होते हैं उनमें बिल्कुल अलग होती है उनके एलील की फ्रीक्वेंसी, अगर पीछे वाले से उनके पेरेंटल जीनोट मतलब एलील से कंपेयर करें तो। ठीक है, दैट दे बिकम कि वो एक पूरी की पूरी डिफरेंट स्पीसीज ही बन जाती है। जो ओरिजिनल ड्रिफ्टेड पॉपुलेशन होती है वो क्या बन जाती है, फाउंडर्स। और जो इफेक्ट होता है इसका नाम क्या होता है, फाउंडर इफेक्ट बोलते हैं हम इसको। ठीक है, रैंडम मीटिंग का मतलब बता दी, इनका मतलब बता देती हूँ थोड़ा थोड़ा। रैंडम मीटिंग होता है कि भाई कोई भी स्पीसीज किसी भी दूसरे मतलब अननोन स्पीसीज हो चाहे नोन हो, उसके साथ रैंडमली मीटिंग हो रही है, इंटरकोर्स कर रहे हैं, उसकी वजह से कोई भी स्पीसीज बन जाए, तो ये कोई रीजन ये भी गलत है। जेनेटिक लोड की भाई जेनेटिक लोड ज्यादा पड़ रहा है, ठीक है, मतलब कि बहुत तरीके की वेरिएशंस यहाँ पे देखने को मिल रही है, वो बोल सकते हैं। जेनेटिक फ्लो ये कोई टर्म नहीं है, ठीक है, ये मतलब हमारे चैप्टर में कहीं इसका कोई जिक्र नहीं है। नेक्स्ट बात करेंगे, डार्विन के अनुसार जो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन है इज ड्यू टू, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन किसके कारण हुई है, यानी कि इसकी डार्विन की थ्योरी बतानी है। इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन विद इन रिड्यूस फीडिंग, इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन। अब मेरी बात समझो, अब ध्यान से सुनना। डार्विन के अनुसार जो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन होता है वो इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन की वजह से होता है। इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन क्या होता है, जो दो स्पीसीज मतलब इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन दो स्पेसिफिक स्पीसीज के विद इन हो। ठीक है, यानी कि इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीसीज, मतलब कि जो सेम स्पीसीज के इंडिविजुअल्स होती हैं जिनकी कैरेक्टरिस्टिक्स में वेरिएशन देखने को मिलती है। दोज कैरेक्टरिस्टिक्स जो अनेबल करें कुछ को सर्वाइव, मतलब कि कुछ तो भाई अपना अच्छे से बेटरली सर्वाइव कर पाए नेचुरल कंडीशंस में भी, जैसे क्लाइमेट हो गया, फूड, फिजिकल फैक्टर एटसेट्रा। वुड आउटब्रीड अदर, वो दूसरों को क्या कर देंगे, आउटब्रीड कर देंगे, जो कि लेस मतलब कि जो मतलब आप ये बोल सकते हो जो कि इतने जिनमें कैपेसिटी या कैपेबिलिटी नहीं होगी जिनमें, ठीक है, उनके ऊपर वो क्या करेंगे, डोमिनेट करेंगे, आप ये बोल सकते हो। वो क्या हो जाएंगे, रिसेसिव होंगे, जिनके ऊपर डोमिनेट कर पा रहे हैं दूसरे। देयरफॉर विल सर्वाइव मोर एंड हैंस आर सिलेक्टेड बाय नेचर, तो वो क्या है, नेचर के द्वारा ही सिलेक्टेड है, तो इसको बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन बेसिकली। ही कॉल्ड इट, उन्होंने क्या बोला उसको, नेचुरल सिलेक्शन, और इंप्लाई कर दिया उसको एज अ मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 20th की।
जो रैंडम यूनिडायरेक्शनल चेंज होता है एलील की फ्रीक्वेंसी में, जो कि बाय चांस हो जाता है हर एक पॉपुलेशन में और स्पेशली स्मॉल पॉपुलेशन में, उसको क्या बोला जाता है? क्या क्वेश्चन है यहाँ पे? रैंडम यूनिडायरेक्शनल चेंज एलील की फ्रीक्वेंसी में जो कि बाय चांस होता है इन ऑल पॉपुलेशन, हर एक पॉपुलेशन में, स्पेशली स्मॉल पॉपुलेशन में, उसको हम क्या बोलते हैं? करेक्ट ऑप्शन इसका हमारे पास क्या होता है? जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट इसको बोला जाता है। अब कैसे? जेनेटिक ड्रिफ्ट एक रैंडम चेंज होता है अलील के नंबर में और फ्रीक्वेंसी में इन अ जीन पूल ड्यू टू चांस। मतलब कि चांस क्या होता है कि मतलब बेसिकली स्मॉल जो साइज होता है किसका? पॉपुलेशन का। इट इज कॉज्ड बाय सैम्पलिंग एरर और एरर, मतलब ये किस वजह से होता है? या तो सैम्पलिंग एरर एक रीजन हो सकता है, या फिर जीन पूल का जो सैंपल होता है उसमें किसी एरर के कारण। दैट इज टू फॉर्म द, जो कि नेक्स्ट जनरेशन को फॉर्म करने वाली होती है। ठीक है, तो जो सैम्पलिंग जीन पूल होता है वो जनरली क्या होता है? स्मॉल इन साइज, मतलब कि साइज में छोटा होता है। वेरिएबिलिटी भी उसकी लिमिटेड, यानी कि विभिन्नताएं भी अगर उसमें बात करी जाए विभिन्नताएं की, वो भी क्या होती है? लिमिटेड होती है। जो फिंच स्पीसीज होते हैं गैलापागोस आइलैंड्स की, वो ग्रुप होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर उनके फूड सोर्सेज के अनुसार वो क्या होते हैं? ग्रुप्ड होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिंच फूड? इनमें से कौन सा जो है फिंच का फूड नहीं है? अब फिंच फूड वगैरह क्या है, इससे क्या तात्पर्य है वो समझो। करेक्ट ऑप्शन सबसे पहले इसमें हमारे पास क्या है? कैरियन आएगा। देखो, डार्विन ने ऑब्जर्व किया एक अमेजिंग डाइवर्सिटी ऑफ क्रिएचर्स, मतलब कि क्रिएचर्स की एक बहुत ज्यादा मतलब अच्छी खासी भिन्नताएं उन्होंने ऑब्जर्व की गैलापागोस आइलैंड में। उन्होंने रियलाइज किया देयर वर मैनी वैरायटीज, मतलब कि फिंचेस की बहुत सारी वैरायटीज जो है सेम आइलैंड पे थी। जैसे कि भाई सीड ईटिंग वाले भी वहां पे थे, जिनकी कैसी बीक थी? अल्टर्ड बीक। बीक का मतलब चोंच उनके अलग टाइप की थी। ठीक है, इंसेक्टिवोरियस और वेजिटेरियन फिंचेस भी वहां पे थी, जो एक तो जो इंसेक्ट के ऊपर फीड करे और एक बिल्कुल जो शाकाहारी हो। कैरियन क्या होते हैं? डेड बॉडीज होते हैं। तो कोई भी फिंचेस जो है कैरियन के ऊपर फीड नहीं करती थी। कैरियन का मतलब होता है डेड बॉडीज। ठीक है, बाकी ये सभी टाइप की वहां पे थी, ट्री बर्ड्स वाली, सीड वाली, इंसेक्टिवोर्स, ये वैरायटीज वहां पे थी और इनके ऊपर वो फीड अपना मतलब करती रहती थी। लेकिन जो कैरियन है गैलापागोस आइलैंड में बात करी जाए तो ये कैरियन डेड बॉडीज होती है और इसके ऊपर कोई भी फिंचेस क्या है? फीड नहीं करती। इवोल्यूशन जो होता है डिफरेंट स्पीसीज का एक गिवन एरिया में, वो स्टार्ट होता है एक पॉइंट से और स्प्रेड हो जाता है दूसरे जियोग्राफिकल एरिया में। इसको क्या बोलते हैं? क्या मुझे बताने की जरूरत है? क्योंकि ये मैं बता चुकी हूँ बायोजियोग्राफिकल एविडेंसेस में, जो मैं आपको समझा रही थी। मैंने अडेप्टिव रेडिएशन ही तो बताया था, तो यहाँ पे भी हमारे पास जियोग्राफिकल एरिया का जिक्र आ गया, यानी कि अडेप्टिव रेडिएशन। अभी आपको पता है, देखो नेचुरल सिलेक्शन आपको पता है क्या होता है? माइग्रेशन का मतलब होता है कि किसी भी पर्टिकुलर टाइम ऑफ पीरियड के दौरान कोई भी पर्टिकुलर स्पीसीज एक जगह से दूसरी जगह पे माइग्रेट हो जाए, यानी कि तबादला कर ले। ठीक है, फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन भी आपको पता है, चारों का मतलब पता है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन जो है गिव्स वन करेक्ट, को ये करेक्ट एग्जांपल देगी ईच ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन एंड डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। तो यहाँ पे करेक्ट बताना है कौन सा किसके साथ करेक्टली मैच्ड है। तो जो आई होती है ऑक्टोपस की और मैमल्स की, एंड ये हो गया कन्वर्जेंट, बिल्कुल कन्वर्जेंट का सही एग्जाम्पल है, ये हमने 2 बार क्वेश्चन कर चुका है। डाइवर्जेंट की बात करें, फोर लिम्स, ये भी बिल्कुल ठीक है। थॉर्न्स ऑफ बोगनविलिया एंड टेंड्रस, और बाकी हमारे पास देखो एक जब पहले ही हमारे पास करेक्ट हो गया, हमें जब इनका पता था, ये दोनों का ही हम एग्जांपल के तौर पे पीवाईक्यू कर चुके हैं। बेशक आपको आगे ना पता हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको करने की भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इसका हमारे पास क्या आएगा? ए आएगा। सुन लो दोबारा से, मैं सारे बता देती हूँ थोड़े थोड़े। जो आई होते हैं ऑक्टोपस के और मैमल्स के, वो एग्जाम्पल होते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के, क्योंकि दे बोथ हैव डिफरेंट, क्योंकि उन दोनों का क्या है? डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है आंखों का, लेकिन वो सेम फंक्शन के लिए इवोल्व होते हैं और हैंड्स हैविंग, और उनके पास क्या होती है? सिमिलरिटी होती है। फोरलिम की बात करूं, वो क्या कंसिस्ट करता है? ह्यूमरस को, रेडियस जो होते हैं, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, डिजिट्स या फेलेंजेस, ये जो है हमारे पास क्लास 11 की ह्यूमन फिजियोलॉजी में चैप्टर आता है स्केलेटन बॉडी से रिलेटेड, वहां पे आपने पढ़ा होगा, नहीं तो हम करेंगे आगे कवर चैप्टर को। जो टॉप होता है ह्यूमरस का, वो क्या करता है? किसके अगेंस्ट मूव करता है? जो स्कैपुला, स्कैपुला वही शोल्डर जो होता है ना, कंधा जिसको हम बोलते हैं, स्कैपुला वहां पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, बाय चेंजिंग द, मतलब इसके नंबर, साइज या शेप को चेंज करके वेरियस बोन्स के या फोर लिम्स के जो कि हैव इवॉल्व टू फिट, वो इवॉल्व हुए हैं ताकि वो डिफरेंट वेज ऑफ लाइफ में क्या हो सके? फिट हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 24। जो आइडिया था म्यूटेशन का वॉज ब्रोट फोर्थ बाय, जो म्यूटेशन का आइडिया था वो आगे किन्होंने रखा था? मतलब कि किसका जो है ये म्यूटेशन वाला सबसे पहले इन्होंने इन्वेंट किया, डिस्कवर किया, या जैसे भी। तो ग्रीगर मेंडोल नहीं, ग्रीगर मेंडोल ने तो पाइसम सेटिवम, ये वो था अपना मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में, हमें जो हमारे पास चैप्टर है फिजिक्स का, उसका
बायो का क्लास 12 की बायोलॉजी का मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, वहां पे हम इसको पढ़ते हैं, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। तो ये अपना आगे वहां पे पढ़ेंगे, बेसिकली पूरा चैप्टर है इसके ऊपर। तो ये तो इसका इनकरेक्ट है। हुवर डीवराइस वर्कड ऑन इवनिंग प्राइमरोज, ये बिल्कुल ठीक है। हार्डी विंसबर्ग वर्कड ऑन अलील फ्रीक्वेंसी। चार्ल्स डार्विन हु ऑब्जर्व अ वाइड रेंज ऑफ सी वोवेज, ये भी गलत। सुनो, अब यहाँ पे मैं इसकी एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ। म्यूटेशन क्या होते हैं? जेनेटिक मटेरियल में अल्टरेशन आना, यानी कि कोई भी चेंज आना। ये फ्रीक्वेंटली हो जाते हैं डीएनए डुप्लीकेशन के दौरान। जब सेल डिवीजन में डीएनए डुप्लीकेशन हो रही होती है तो उस दौरान ये जो म्यूटेशन होते हैं फ्रीक्वेंटली हो जाते हैं। जो आइडिया था म्यूटेशन का वो किन्होंने आगे रखा था? हुगो डी वराइस ने। जो प्लांट होता है जिसके ऊपर डी वराइस ने एक्सपेरिमेंट किया उसका नाम क्या था? ओइनोथेरा लमार्कियाना। मैं इसको लिख देती हूं। ओइनोथेरा लमार्कियाना, ठीक है। इसके ऊपर उन्होंने, यानी इसका दूसरा नाम क्या होता है? इवनिंग प्राइमरोज। ये जो हमें दे रखा है यहाँ पे इवनिंग प्राइमरोज, ये जो हमें दे रखा है ना इवनिंग प्राइमरोज, इसका साइंटिफिक नाम होता है ओइनोथेरा लमार्किज्म, ठीक है। तो क्या था ये, कहाँ पे थे हम? हाँ, तो इन्होंने जो है इस प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। जो म्यूटेशन ऑब्जर्व की डी वराइस ने ओइनोथेरा लमार्कियाना में, वो क्या थे? क्रोमोजोमल नंबर वेरिएंट, यानी कि उनके जो क्रोमोजोम के नंबर थे उसमें वेरिएशन थी। नेक्स्ट बात करेंगे डार्विन फिंचेस जो है आर अ गुड एग्जाम्पल ऑफ। डार्विन की फिंचेस एक अच्छा एग्जाम्पल किसका है इनमें से, ये बताना है। तो इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म का नहीं, कनेक्टिंग लिंक नहीं, अडेप्टिव रेडिएशन बिल्कुल ठीक है, अडेप्टिव रेडिएशन इसका राइट ऑप्शन है। देखो डार्विन की फिंचेस है एक अच्छा खासा एग्जाम्पल है वो अडेप्टिव रेडिएशन का। अडेप्टिव रेडिएशन एक प्रोसेस होता है इवोल्यूशन का। मैं दोबारा से आपको रिपीट करके हर क्वेश्चन में इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको याद हो सके, ठीक है। तो अडेप्टिव रेडिएशन एक प्रोसेस होता है इवोल्यूशन का, ऑफ मतलब डिफरेंट स्पीसीज के इवोल्यूशन का इन अ गिवन जियोग्राफिकल एरिया में, जो कि स्टार्टिंग फ्रॉम जो कि एक पॉइंट से स्टार्ट होता है और डिफरेंट या अदर जो जियोग्राफी के एरियाज होते हैं वहां तक फैल जाता है, यानी कि रेडिएट हो जाता है, ठीक है। ये होता है अडेप्टिव रेडिएशन। इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म की बात करूं, इसका क्या मतलब होता है ये भी थोड़ा सा समझ लो। मतलब कि इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म जो है रेफर करती है टू द इवोल्यूशनरी इफेक्ट, जो वो इवोल्यूशनरी इफेक्ट से ये रेफर करती है जो कि सेवरल एनिमल की स्पीसीज में देखा जाता है, जो कि एक हैबिटेट में रहता है, जो कि डार्केंड बाय इंडस्ट्रियल जो पोल्यूशन होता है, जैसे कि हो गया सल्फर डाइऑक्साइड की गैस, डार्क शूट डिपोजिट वगैरह, जो उनसे क्या होते हैं काफी ज्यादा डार्कन्ड और डीपली अफेक्टेड होते हैं। इन स्पीसीज में क्या होता है? जो डार्क पिगमेंटेशन देखने को मिलता है, यानी कि मेलेनिज्म, डार्क पिगमेंटेशन होता है, हैव इवोल्व टू ही हैज इवोल्ड इन ऑर्डर टू हाइड फ्रॉम, जो प्रीडेटर्स वगैरह होते हैं उनसे हाइड करने में भी ये इनका जो डार्क कॉम्प्लेक्शन पिगमेंटेशन होता है वहां पे मदद करता है। तो क्योंकि वो जो उनका बैकग्राउंड होता है वो भी कैसा होगा? इंडस्ट्रियल एरिया का बैकग्राउंड कैसा होता है? डार्क होगा, तो वो उसमें इजिली ब्लेंड कर पाते हैं। और जो उनके प्रीडेटर यानी कि शिकार वगैरह होते हैं, शिकार तो ये खुद ही बन जाएंगे, तो शिकारी जो होते हैं उनसे क्या कर सके? अपनी प्रोटेक्शन, अपना बचाव कर सके। इसको बोलते हैं हम क्या? इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म। कनेक्टिंग लिंक की अगर मैं बात करूं, कनेक्टिंग लिंक का क्या मतलब होता है? कनेक्टिंग लिंक एक ऑर्गेनिज्म होता है जिसके कैरेक्टरिस्टिक जो होते हैं हैविंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टू डिफरेंट, जो दो डिफरेंट ग्रुप होते हैं ऑर्गेनिजम्स के, उनके जो कैरेक्टरिस्टिक पजेस करता है उसको, उस ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं? वो कनेक्टिंग लिंक कहलाता है, ठीक है। जैसे कि देखो ये एक ऑर्गेनिज्म है, इसके पास किसी दो दूसरी ऑर्गेनिज्म के क्या है? कैरेक्टरिस्टिक है, उसको बोलते हैं कनेक्टिंग, की इसका लिंक जो है इस स्पीसीज के साथ भी है, इस स्पीसीज के साथ भी है। अडेप्टिव आपको पता ही है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन भी आपको पता है, ये दोनों आपको नहीं पता होंगे और ये मैंने अभी आपको समझा दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन की, पेरीपेटस इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन। अभी कनेक्टिंग लिंक का क्वेश्चन आया तो ये किनके बीच का कनेक्टिंग लिंक होता है? तो आपको ऐसे मतलब याद रखना है, ये एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास, ठीक है। अब थोड़ा सा समझो, पेरीपेटस एक जीनस होता है ओनाई
ओनाइकोफोरा का पेरिपेटस एक जीनस होता है। ओनाइकोफोरा का दूसरा नाम होता है वेलवेट वर्म्स। मैंने क्या बोला, दोबारा सुनो। पेरिपेटस एक जीनस होता है ओनाइकोफोरा का, ठीक है, किसका, ओनाइकोफोरा का, जिसका नाम नॉर्मल लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं, उसको वेलवेट वर्म बोलते हैं। इट इज सेड टू बी, इसको एक लिविंग फोसिल माना जाता है, ठीक है, क्या माना जाता है, एक लिविंग फोसिल इसको माना जाता है, क्योंकि इट हैज बीन अनचेंज, क्योंकि ये अप्रोक्सीमेटली 570 मिलियन ईयर्स तक क्या रहा है, अनचेंज रहा है। पेरिपेटस एक नॉन मतलब कि एक ये कार्निवर है बेसिकली, ठीक है, पेरिपेटस को एक कार्निवर माना जाता है। और ये क्या बोला मैंने पीछे एक लाइन, 570 मिलियन साल तक ये जो है क्या है, अनचेंज रहा है, लिविंग फोसिल इसको बोल सकते हैं। पेरिपेटस एक कनेक्टिंग लिंक होता है एनालिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच का। ये फीड करता है बाय ट्रैपिंग, मतलब कि इट फीड्स बाय ट्रैपिंग इट्स प्रे, जो इनका प्रे होता है, यानी कि मोस्टली कुछ स्मॉल इंसेक्ट जो होते हैं उनके ऊपर फीड करता है, उनको ट्रैप करके एक वाइट स्टिकी फ्लूइड में, जो कि ये इजेक्ट करता है अपने दो एंटीना से, जो कि इसके सर के पास होते हैं बिल्कुल। ये फ्लूइड क्या है, हार्डन्स ऑन कॉन्टेक्ट, अगर ये जब ये फ्लूइड एयर के कॉन्टेक्ट में आता है तो ये बिल्कुल हार्ड सा हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद जो प्रे है वो अगर उस फ्लूइड में फंस जाए तो वो अनमोबिलाइज्ड हो जाएगा, इमोबिलाइज्ड उसको बोल सकते हैं, यानी कि वो हिल नहीं पाएगा। वो उस मतलब बेसिकली वो जो फ्लूइड रिलीज करते हैं एयर के कांटेक्ट में आते हैं, वो इतना हार्ड हो जाता है, इतना सख्त हो जाता है कि उसके अंदर अगर कोई भी स्मॉल इंसेक्ट या कोई भी उसका प्रे शिकारी अगर फंस गया है तो वो आसानी से निकल नहीं पाएगा, उसकी जगड़ बहुत ही मजबूत हो जाती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट नेम इज करेक्टली मैच्ड विद द थ्योरी पुट फॉरवर्ड, मतलब कौन सा जो है करेक्टली मैच्ड है उस साइंटिस्ट के साथ जिन्होंने वो थ्योरी आगे रखी है, वो करेक्ट ऑप्शन बताना है। वीजमैन थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्मप्लाज्म, बिल्कुल ठीक है ये हमारे पास। डी वराइज नेचुरल सिलेक्शन नहीं था, इसमें म्यूटेशन था पहले, अभी पीछे हम करके आए हैं ये। मेंडल में वो था मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस वाली थी, ये थ्योरी ऑफ इंजीनियर्स नहीं थी। पेस्चर इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, ये तो इसकी थी, ये गलत हो गई। अब यहाँ पे सुनो 27th क्वेश्चन मैं बता देती हूँ। जो थ्योरी थी कंटिन्यूटी ऑफ जर्मप्लाज्म की, वो पब्लिश किन्होंने की थी, अगस्ट वीजमैन ने। 1834 से 1914 तक इनकी जो एक्सपेरिमेंटल सीरीज थी इससे रिलेटेड वो चली थी। 1886 में इन्होंने जो है इस थ्योरी को क्या किया था, पब्लिश किया था। उनके अनुसार क्या था, इस थ्योरी के अनुसार जो कंटेंट होता है रिप्रोडक्टिव सेल का, यानी कि रिप्रोडक्टिव सेल कौन से होते हैं, कंटेंट क्या होगा रिप्रोडक्टिव सेल का, कंटेंट स्पर्म और ओवा, वो पास्ड होते हैं ऑन अनचेंज, पास्ड ऑन अनचेंज, मतलब कि वो बिना चेंज हुए एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पास होते हैं, ठीक है। अनअफेक्टेड मतलब किसी भी चेंज, मतलब कोई भी चेंज उनमें बेशक आ जाए वो उससे अनअफेक्टेड रहते हैं। अंडरगोन बाय द रेस्ट ऑफ द बॉडी, अनअफेक्टेड बाय एनी चेंज अंडरगोन बाय, मतलब कि कोई भी रेस्ट ऑफ द बॉडी का जो भी मतलब चेंज हो रहा है उससे अनअफेक्टेड रहते हैं। इन इट दस रूल्स आउट एनी पॉसिबिलिटी ऑफ द इनहेरिटेंस, मतलब ये क्या करते हैं, रूल आउट करते हैं कोई भी पॉसिबिलिटी जो होती है इनहेरिटेंस की ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। एंड हैज बिकम फंडामेंटल टू नियो डार्विनियन थ्योरी, और एक फंडामेंटल बन गए नियो डार्विनियन थ्योरी के लिए। तो ये थे वीजमैन की थ्योरी जो मैंने आपको बता दी। डी वराइज की आप ऑलरेडी जानते हो, मेंडल की हम जो आगे चैप्टर में पढ़ते हैं मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस वाले में, और पास्चरियर की मैं थोड़ी सी आपको बता देती हूँ। पास्चरियर्स एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट, वो क्या कंसिस्ट किया था उन्होंने, एक बॉइल्ड ब्रोथ इन फ्लास्क विद एस शेप नेक का कुछ ब्रोथ था बेसिकली। तो मैं इसका एक कंक्लूजन बता देती हूँ, ठीक है, इतना हमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। पास्चरियर ने एक वर्ड मतलब यूज द वर्ड इवोल्यूशन क्या रेफर करने के लिए, कि चेंज विद इन एस, एक स्पीसीज के अंदर जो भी चेंज आते हैं, या फिर वेरिएबिलिटी किसकी, बैक्टीरियल स्ट्रेन्स की। पास्चरियर ने क्या अंडरस्टैंड किया, जो वेरिएबिलिटी होती है माइक्रोब्स की, जो माइक्रोब्स वगैरह होते हैं भाई उनमें जितनी भी विभिन्नताएं वेरिएबिलिटी होती है, और हाउ ही कैड अप्लाई, और वो कैसे इस प्रिंसिपल को जो है वैक्सीन की प्रिपरेशन में लगा सकते थे, ठीक है। ये था मतलब पूरा ओवरऑल इनका पेस्टियर का।
नेक्स्ट हम बात करेंगे 28 क्वेश्चन की। डार्विनिज्म फिंचेस आर एन एक्सीलेंट एग्जांपल। डार्विनिज्म फिंचेस जो है एक अच्छा खासा एग्जांपल है किसका, तो करेक्ट ऑप्शन है इसका हमारे पास अडेप्टिव रेडिएशन का। देखो डार्विन्स की फिंचेस एक अच्छा खासा एग्जांपल है अडेप्टिव रेडिएशन का। अडेप्टिव रेडिएशन क्या होती है, इज द अकरेंस ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। किसी भी सिंगल या फिर स्मॉल ग्रुप जो होता है स्पीसीज का, उसमें कितनी डाइवर्सिफिकेशन, कितनी विभिन्नताएं देखने को मिल सकती है इनटू अ लार्ज नंबर और डेसिडेंट्स, मतलब कि एक लार्ज नंबर में, या फिर बोल सकते हैं डेसिडेंट्स यानी कि जो पूर्वज जो कि जिन्होंने ऑक्यूपाई कर रखा है मतलब ऑक्यूपाई कर रखा है वेरियस इकोलॉजिकल नाइकीस। ठीक है, नाइक का मतलब होता है एक बायोमास जिसको हम बोल सकते हैं लिविंग और नॉन लिविंग जहाँ पे एक साथ रहे। दिस इज एन इवोल्यूशनरी प्रोसेस। ये एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस था ड्राइवन बाय जो कि नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा चल रहा था। ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा इसके ऊपर काम हो रहा था। नेक्स्ट है जो थोर्न है बोगनविलिया के, थोर्न जो थे बोगनविलिया के, और टेंड्राइल जो थे कुकुरबिटा के, वो किसके एग्जाम्पल हैं। थोर्न यानी कि जो कांटे वगैरह होते हैं बोगनविलिया प्लांट के, और टेंड्राइल जो टेंड्राइल ये इनको बोलते हैं कुकुरबिटा के, वो एग्जाम्पल किसके अंडर आते हैं। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है इसका होमोलगस ऑर्गन में आते हैं। देखो थोर्न ऑफ बोगनविलिया और टेंड्राइल ऑफ कुकुरबिटा फॉर एग्जांपल ऑफ होमोलगस ऑर्गन। मुझे ये तो बताने की जरूरत नहीं। एनालॉगस आप ऑलरेडी जानते हो। वेस्टिजियल ऑर्गन भी मैं समझा चुकी हूँ। रेट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन का क्या मतलब होता है ये मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। रेट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन, एक मिनट देखो, रेट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन एक प्रोसेस होता है जिसमें कि जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की वो सिंपलर फॉर्म में हो जाती है। मतलब कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म किसी भी ऑर्गेनिज्म की कन्वर्ट्स टू सिंपलर फॉर्म। जैसे कि एग्जांपल ले सकते हैं जो मोनोकोट प्लांट्स होते हैं यानी कि जो सिर्फ सिंगल कोटिलेडन्स वाले प्लांट होते हैं वो बिलोंग करते हैं मोर एडवांस्ड ग्रुप किसके, हर्बिशियस के मोर एडवांस्ड ग्रुप से वो बिलोंग करते हैं। और सिंपल स्ट्रक्चर, उनका स्ट्रक्चर तो सिंपल होता है लेकिन वो बिलोंग किससे करते हैं, मोर एडवांस्ड ग्रुप वाले हर्बिशियस से। ठीक है, उससे बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे 30th क्वेश्चन की। Which one of the following pair of items correctly belong to category of organ mentioned against it? तो पूछा गया कौन सा जो है फॉलोइंग पेयर आइटम का बिलोंग करता है, करेक्टली बिलोंग करता है कैटेगरी ऑफ ऑर्गन, जो ऑर्गन की कैटेगरी हमारे यहाँ पे मेंशन कर रखी है अगेंस्ट इट। यानी कि करेक्ट एग्जांपल यहाँ पे हमसे पूछा गया, एग्जांपल करेक्ट एग्जांपल वाला आपको बताना है। तो देखो यहाँ पे थोर्न ऑफ बोगनविलिया एंड टेंड्राइल ऑफ कुकुरबिटा, क्या अभी हमने ये नहीं किया था तो ये किसका एग्जाम्पल था, अभी पीछे कर क्या है, होमोलोगस का, एनालोगस का नहीं होता, ये किसका था, होमोलोगस का एग्जाम्पल था हमारे पास। नेक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन और ब्लाइंड स्पॉट इन ह्यूमन आई, ब्लाइंड स्पॉट के बिना नहीं, ये तो गलत है, वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं होता। वेस्टिजियल ऑर्गन मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि जिनका कोई नीड नहीं होती, मतलब बिना फंक्शन के, फंक्शन उनका कुछ नहीं है लेकिन स्टिल रिसीव्ड होते हैं एंसिस्टर से, ऐसा कुछ नहीं है, ये काफी इंपॉर्टेंट। अब मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि नेक्टिएटिंग जो निक्टिटेटिंग यहाँ पे हमारे पास मेम्ब्रेन दे रखी है इसका क्या मतलब होता है। देखो ये आंख में प्रेजेंट होती है बेसिकली। ठीक है, अब मैं आपको ये तो बता रही हूँ आंख मतलब कि देखो यहाँ पे नीड तो नहीं है हमें इसको समझने की, लेकिन फिर भी चलो बता देती हूँ। देखो आईलिड के अलावा, अपार्ट फ्रॉम जो आईलिड हमारी होती है, ये जो ये पलकें हमारी होती हैं, इसके अलावा एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन जिसका नाम होता है निक्टेटिंग मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं एम्फीबियंस में, जैसे कि फ्रॉग्स वगैरह हो गए। ये किस में मदद करते हैं, ये आंख को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं एम्फीबियंस के वाटर से, या फिर जो मड होती है मिट्टी, मतलब वाइल स्विमिंग इन वाटर। ठीक है, ये प्रोटेक्शन का काम करती हैं। इट ऑल्सो हेल्प्स इन कीपिंग द, ये आंख को मॉइस्ट रखने का काम भी, आंख को मॉइस्ट यानी कि मॉइस्चर प्रोवाइड करने का भी काम करती है जब फ्रॉग क्या होते हैं, लैंड पे होते हैं। ठीक है, तो ये एम्फीबियंस वगैरह में होते हैं, जैसे कि फ्रॉग का मैंने अभी आपको अच्छा खासा यहाँ पे एग्जांपल बताया है। और ब्लाइंड स्पॉट भी आंख में होता है, तो ये वेस्टिजियल ऑर्गन का तो करेक्ट ऑप्शन है नहीं। नेक्स्ट हमारे पास है सी, नेफ्रीडिया। अर्थवॉर्म में जो नेफ्रीडिया होते हैं यानी कि जो उनका एक्सक्रीटरी सिस्टम जिसको हम बोल सकते हैं, और जो मार्फिजियन ट्यूब्यूल्स होती हैं कॉकरोचेस की, एक्सक्रीटरी ऑर्गन, बिल्कुल ठीक है, ये दोनों ही एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं। हालांकि एक्सक्रीटरी ऑर्गन तो होते हैं लेकिन इसका इवोल्यूशन वाले चैप्टर में कोई काम तो नहीं था, लेकिन स्टिल नेफ्रीडिया अर्थवॉर्म का और मार्फिजियन ट्यूब्यूल जो होती है, ट्यूब्यूल्स जो होती हैं कॉकरोच की, वो किस में आती है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन के अंडर आती है। विंग्स जो होती है हनी बी की, और विंग्स जो होती हैं क्रो की, वो होमोलोगस नहीं होते, वो एनालोगस होते हैं।
ठीक है, क्या होते हैं वो एनालोगस होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन एनालोगस और होमोलोगस तो मुझे समझाने की जरूरत नहीं होगी, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारे पास सी आ गया। तो इसी के साथ हमारे पीवाईक्यूज जो है फिनिश हो गए हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ आए होंगे, चैप्टर भी कुछ आपको जो मैंने टॉपिक्स बताए हैं इस चैप्टर से रिगार्डिंग वो भी आपको समझ आए होंगे। तो इसी के साथ हमारे चैप्टर जो है इवोल्यूशन वो फिनिश हो गया। इवोल्यूशन टर्म आपको समझ आ गई होगी। अकॉर्डिंग टू डार्विन व्हाट इज इवोल्यूशन? डेसिडेंट विद मॉडिफिकेशन, जिनमें मॉडिफिकेशन होती है, ठीक है। और इवन ये भी मानते हैं कि जो इवोल्यूशन होता है ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, मतलब चलता ही रहता है, ऐसे रुकता नहीं है, मतलब बिल्कुल जैसे कि एक साइंटिस्ट ने इसको डिसकंटिन्यूस बोला था, लेकिन खैर बहुत सारी थ्योरीज वगैरह होती हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।